अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आपकी समातों में मैं आ रहा हूँ? आपको मेरी समझ आ रही है? आवाज़ आ रही है? चलें, आप बताएं, आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। बेटे, हमारे पास जो टॉपिक है हमारा, जिसको हम लोगों ने डील करना है, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स को हम लोगों ने डील करना है। और इस बायो एनर्जेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कि ये जो बायो की टर्म है ये किसके लिए यूज़ होती है, और ये एनर्जेटिक्स की टर्म किसके लिए यूज़ होती है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें? जी बताइएगा ज़रा कि मुझे बायो एनर्जेटिक्स के साथ आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं। बेटे, दैट बायो मीन्स लिविंग सेल्स। ठीक है, आपके पास जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं हम उनको डील कर रहे होते हैं। और इन लिविंग सेल्स के अंदर आप ये जो एनर्जी चेंजेस हैं, एनर्जी चेंजेस, जब इन लिविंग सेल्स के साथ एनर्जी चेंजेस को डील किया जाता है तो ये बेटे हमारे पास कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है। अच्छा बेटे, आप अभी फ़िलहाल इसको जो भी आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं इसको छोड़ दें, क्योंकि टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक बेटे चीज़ें आपके पास मुश्किल होती जाएंगी। ठीक है। सो बायो एनर्जेटिक्स क्या डील करती है? बायो एनर्जेटिक्स हमारे पास डील करती है दो चीज़ों को। हम डील कर रहे होते हैं कि केमिकल प्रोसेसेस कौन कौन से हो रहे होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और केमिकल कॉम्पोजिशन कौन सी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डील करते हैं विद रेफरेंस टू बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है जी। अच्छा बेटे, यहाँ पे मेरे पास तो नेट की जो स्ट्रीमिंग है वो बिल्कुल सही है। आप देखें, आपके पास नेट का कुछ इशू है तो उसी वजह से। अच्छा, माइक का भी आप कह रहे हैं ठीक है, कभी आप कह रहे हैं आवाज़ का मसला है। चलें, हम क्लास को प्रोसीड करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी। चलो, लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बेटे हम यहाँ पर फॉलो कर रहे होते हैं। बायो एनर्जेटिक्स जितनी भी है इसके अंदर हम लोग डील करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है जी। ये थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोगों ने डिफरेंट लॉज डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और आपके पास इवन फोर्थ लॉ भी कंसीडर कर रहे होते हैं। और वो फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने मेंशन किए हैं। यहाँ पर हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जिन रिएक्शंस को बेटे डील करेंगे वो हमारे पास दो हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल्स हैं रिएक्शंस की। जैसे एक हमारे पास रिएक्शन है कैटाबॉलिज्म, ओके, और एक रिएक्शन है हमारे पास एनाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शन की एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को जब हम लोग डील करते हैं तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में बेटे कुछ चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड रखनी है कि कैटाबॉलिज्म जो होता है इसको हम लोग एक्सरजोनिक भी बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज एक्सरजोनिक। और एनाबॉलिक जो होता है इसको हम लोग एंडरजोनिक बोलते हैं। ठीक है जी, ये बेटे इसके साथ एसोसिएट किया जाता है।
फिर हमारे पास सवाल ये आता है कि इन दोनों रिएक्शंस का केमिकल लिंक कौन सा है। बेटे वॉइस मेरे पास तो ठीक आ रही है, आप ज़रा इसको देखें, आपके मेरे ख्याल से इंटरनेट का मसला है। वॉइस में एग्जैक्टली मसला क्या आ रहा है? अच्छा देखें, गन्मा को आवाज़ ठीक आ रही है और कुछ कह रहे हैं बहुत कम आ रही है, कुछ कह रहे हैं लो आ रही है, कुछ कह रहे हैं माइक को जो है ना वो दूर करें। चलें हम इसको बेटे कैरी करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और अगर किसी को इशू है तो वो डेफिनेटली उसको रिकॉर्डेड में, ये जब हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको सुन ले। जी बेटे, केमिकल लिंक हमारे पास पूछा जाता है कौन सा होता है, तो केमिकल लिंक बेटे इनमें हमारे पास होता है एटीपी। ठीक है, और इसी को ही हम लोग डील कर रहे होते हैं कि एटीपी किस तरह से आपके पास ये सारे के सारे रिएक्शंस के अंदर जो है वो केमिकल लिंक के तौर पर यूज़ होता है। हम लोग जिस रिएक्शंस को सबसे पहले डील करेंगे दैट रिएक्शन इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस। ये बेटे हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के साथ हम लोग ये ऐड करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ना ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इसमें रिडक्शन भी आपको नज़र आती है और ऑक्सीडेशन भी नज़र आती है। जी अब बताएं आवाज़ कैसी आ रही है? चलें बेटे, बच्चों को ठीक आ रही है। अगर किसी को इशू है तो वो मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोगों ने कल भी जो तो लेक्चर किया है ना, चलें हम कैरी कर रहे हैं इसको। देखो फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस है, और इसी फोटोसिंथेसिस को हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर भी रखते हैं कि ये हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। फिर हम अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो इसकी डेफिनेशन में बेटे डिफरेंट चीज़ें आपके पास पूछी जाती हैं, जैसे कि अगर आपको वो कहे कि सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं आप इनको कन्वर्ट कर रहे हो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर, तो रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? दैट रिएक्शन विल बी रेफर टू एज फोटोसिंथेसिस। या हम यहाँ पर डिस्कस करें कि एनर्जी पुअर सब्सटेंसेस जो हैं ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं एनर्जी रिच सब्सटेंसेस के अंदर, तो एनर्जी पुअर का एनर्जी रिच सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होना ये भी फोटोसिंथेसिस है। फिर हम लोग ये कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर ये हमारे पास कन्वर्ट होते हैं हाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है, जैसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की आप लोग बात करते हो जिसमें बेटे हमारे पास मेंशन कर रहे होते हैं हम लोग ग्लूकोज को, तो वो बेटे इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और इन तमाम के अंदर हम लोग जिस एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ लाइट एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास लाइट एनर्जी यूज़ होती है, और ये लाइट एनर्जी बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये बेटे हम लोग क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इसमें बेटे इस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से कुछ आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखो, एक है जी हमारे पास दैट इज़ 6CO2 प्लस, अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करें तो बेटे हमारे पास आ जाएगा 12H2O। ये जब रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से बेटे हमारे पास यहाँ पर यूज़ होती है सनलाइट एंड देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और हमारे पास जो रिएक्टेंट आएगा बेटे दैट विल बी C6H12O6 हम मेंशन करते हैं। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन और इसी के साथ बेटे आपको वाटर भी नज़र आता है।
ठीक है। अच्छा बेटे ये एक मिनट दें मुझे। अब बताएं आवाज़ आपको सही आ रही है? जी सही है अब? नाउ वॉइस इज क्लियर एंड लाउड सर, थैंक्स। चलें जी, ठीक है, हम इसी को इसी पोजीशन पे ही कैरी करते हैं। देखो बेटे, हमारे पास ना ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पर हम लोग जब इसका रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो इसको हम लोग डील करते हैं। देखो आपके पास पहले तो ये पूछा जाता है कि जी हमारे पास ये जो चीज़ें होती हैं किस तरह से मेंशन की जाती हैं। ठीक है, पहले से थोड़ा बेहतर है। चलो हम लोग बेटे इसको यहीं पे डिस्कस करेंगे। चलें जी, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये, इसकी बताओ ज़रा मुझे, रिडक्शन होती है कि ऑक्सीडेशन होती है? चलें जी, ये जो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमारे पास कन्वर्ट हो रही होती है किसके अंदर? दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, दैट रिएक्शन इज रेफर टू एज रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर हम लोग मेंशन करें बेटा, तो ये जो आपके पास वाटर होता है, ये वाटर बेटे अल्टीमेटली रिलीज करवाता है ऑक्सीजन को, और इस रिएक्शन को हम लोग बोल रहे होते हैं ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से कलेक्टिवली आपके पास ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब आपके पास बेटे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि फोटोसिंथेसिस के जब हम लोग रिएक्टेंट्स को डील करते हैं तो इसके रिएक्टेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है? तो बेटे इसके रिएक्टेंट में हमारे पास वाटर आता है, इसके रिएक्टेंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और इसके रिएक्टेंट में हमारे पास आती है लाइट। ठीक है जी, ये लाइट के बारे में आप लोगों ने याद रखना है दैट दिस लाइट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है जी, यानी अगर आप लोग लाइट को कम करोगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट होगा। क्लियर? चलो ये बात याद रखनी है आपने कि ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ना प्लांट बना लेते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें क्लियर हो जाएं कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स जो है वो कहाँ कहाँ से आते हैं। देखो बेटे, हमारे पास सबसे पहले जब प्लांट को ड्रॉ करते हैं तो प्लांट में ये बेटे आपके पास आ गया स्टेम, ये रूट्स आ गई। ये बेटे हमारे पास जब इसका एरियल पार्ट बनाते हैं तो चलो हम इसको ग्रीन कलर से बना लेते हैं, सपोज दैट इज लीफ। ठीक है, चलो ये हमारे पास बेटे, ये आपके पास जब ऊपर देखो तो हम लोग मेंशन करते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटे ये हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ पे। इन पोर्स को हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज स्टोमेटा। ये बेटे हमारे पास लेबल किए जाते हैं एज स्टोमेटा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली मूव इनटू द प्लांट सेल वाया दी स्टोमेटा। ठीक है, फिर सवाल आपके पास ये आता है जी ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है
इसकी परसेंटेज कितनी होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे पास 0.03 से लेकर 0.04% तक होती है, ठीक है। 0.03 से 0.04% तक होती है। अगर बेटे हम यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो बेटे ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से एनर्जी रिसीव करते हैं। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, उन्हीं से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं और इसका हिस्सा बनाते हैं। तो पहला तो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोगों ने डील किया। सेकंड कंपोनेंट जो है दैट इज़ बेटे वाटर, ठीक है। और वाटर जो होता है इसका सोर्स आपको ये रूट्स नज़र आती हैं बेटे। इन्हीं रूट्स से ये वाटर जो है ये अपवर्ड मूव करता है और बेटे इसकी अपवर्ड मूवमेंट से ये पहुंचता है फिर एट द साइट ऑफ सेल, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा हो गया, दूसरा रिएक्टेंट हो गया वाटर, जिसको हम लोगों ने डील किया, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई और वाटर भी हो गया। हाँ, वाटर के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर मेंशन कर सकते हो जो कि हमारे पास किया था वैन नील ने, उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वैन नील ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या था जी, वैन नील के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना वो दो तरह के ग्रुप बनाते हैं। एक उसने बनाया था ग्रुप 1, ठीक है। और इस ग्रुप 1 के अंदर उसने क्या क्या रखा था, देखो याद रखना, इस ग्रुप 1 के अंदर इसने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की, ठीक है, प्लस वाटर यूज़ किया। लेकिन ये जो वाटर था, इस वाटर के अंदर उसने बेटे हैवी आइसोटोप यूज़ किया था, यानी O18, ठीक है। देन जब आपके पास ये रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन के नतीजे में आपको भी पता है क्या बनेगा, देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया C6H12O6। लेकिन यहाँ पर ये कि जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से रिलीज़ होती है, कौन ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और ये जो ऑक्सीजन होती है क्या ये O16 है या O18 है, तो बेटे यहाँ पर O18 ऑक्सीजन आई। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ग्रुप 2 को। तो ग्रुप 2 इसने जो बनाया उसके अंदर बेटे जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की थी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रही थी 18 कार्बन। वाटर जो था ये हमारे पास बेटे O16 वाला ही था। जब इसका रिएक्शन हुआ प्रोडक्ट हमारे पास आई C6H12O6 और प्लस बेटे यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है दैट ऑक्सीजन इज़ नॉर्मल यानी O16। अब इससे ये बात क्लियर हुई कि ये जो वाटर होता है इसी वाटर से बेटे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। यही हमारे पास वाटर है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा होता है। ओके हो गया। तो हम लोग इसकी रिलीज को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास रिलीज कहाँ से होता है। अच्छा, तीसरा रिएक्टेंट है हमारे पास बेटे लाइट, और लाइट का सोर्स कौन सा है, लाइट का सोर्स है बेटे सन, ठीक है। और आप लोग ये समझते हो कि जब तक सूरज चांद रहेगा, हाँ फिजिक्स इन सेकंड्स का नाम रहेगा चलें, हमारे पास बेटे ये जो सनलाइट होती है यहाँ से लाइट आती है ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और इस लाइट को जो कि यहाँ पर फॉल कर रही होती है इसको आप लोग बोलते हो वाइट लाइट या विजिबल लाइट, ठीक है। इस विजिबल लाइट को बेटे हम लोग जब वेवलेंथ को डिस्कस करते हैं तो ये 380 नैनोमीटर से रेंज करता है 750 नैनोमीटर तक, ठीक हो गया, ठीक है। ये विजिबल लाइट को हम लोग डील कर रहे हैं। अब बेटे थोड़ा सा यहाँ पर हम ना विजिबल लाइट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ें थोड़ी मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। देखो, हम लोग ये कहते हैं कि ये जो विजिबल लाइट होती है ना, विजिबल लाइट को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये आपके पास बेटे ये 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है, विब गॉयर, ठीक है। इसमें दैट वी इज शोइंग वॉयलेट, ठीक है,
और ये जो आर है दैट इज़ शोइंग रेड, और दरमियान में बेटे आपको इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज नज़र आते हैं। द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर बेटे ये जो हमारे पास डिस्कस किया जाता है ना वेवलेंथ को, तो वॉयलेट की वेवलेंथ बेटे सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन रेड की वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम लोग इसमें एनर्जी को डील करें तो बेटे एनर्जी जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, और जिसकी बेटे वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी। ठीक है। चलो ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें एनर्जी का क्या डिफरेंस है। यही ट्रेंड आपके पास चल रहा होता है। अगर बेटे हम लोग वापस ऊपर आ जाएं इस विजिबल लाइट की तरफ, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि विजिबल लाइट जो होती है ना, ये बेटे हमारे पास डुअल नेचर शो करती है। ठीक है। कौन कौन सी डुअल नेचर? देखो, इसमें हमारे पास एक आ जाता है पार्टिकल लाइक नेचर, और दूसरा हमारे पास आ जाता है बेटे वेव लाइक नेचर। चलो मुझे ये बताओ, इसका जो पार्टिकल होता है इसको क्या बोलते हैं? जी बेटे, जो लाइट का पार्टिकल होता है, एनर्जी पैकेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, मेसोन क्वांटम कहने लगे थे। बताओ बेटे क्या बोलते हैं? जी बेटे, ये हमारे पास जब भी हम इसके पार्टिकल को डील करते हैं ना, तो पार्टिकल जो होता है दैट इज रेफर टू एज फोटोन, एनर्जी पैकेट। ठीक है। और एक बात याद रखना, ये हमारे पास वन फोटोन जो होता है, वन फोटोन, वन एनर्जी पैकेट, ये एक्साइट करता है वन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास बेटे इसमें कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे जो कि आपके पास फर्दर क्वेश्चंस को डील करेगा। चलो, दूसरा बेटे इसमें हम लोग इसकी नेचर डील करते हैं वेव लाइक। और वेव लाइक नेचर कैसे डील कर रहे होते हैं? देखो, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है ना, तो बेटे इस लाइट का कुछ हिस्सा हमारे पास ये यहाँ पे इसके ऊपर पड़ता है और निकल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन, दैट इज रेफर टू एज ट्रांसमिशन। और एक बात याद रखना कि ट्रांसमिशन हमेशा हाई एनर्जी जो वेवलेंथ की होती है उसकी होगी, यानी ज़्यादातर आपको वायलेट और इंडिगो कलर जो है ये बेटे आपको ट्रांसमिट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो ज़्यादा ट्रांसमिशन किसकी होती है? ये हाई एनर्जी पैकेट्स की। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पर डील करते हो रिफ्लेक्शन की, जारी सी बात है कुछ वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी करेगी। ठीक है। हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और बेटे ये जो रिफ्लेक्शन होती है ये हमेशा उस कलर की होती है जिस कलर के आपको प्लांट दिखाई दे रहे होते हैं, यानी ये ज़्यादातर ग्रीन कलर और येलो कलर आपको नज़र आता है रिफ्लेक्शन के दौरान। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ यूं भी मेंशन करते हैं कि ग्रीन और येलो कलर में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी कि कम होगी। चलो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि ग्रीन कलर में आपके पास फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी कि कम होगी? बताओ बेटे। ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी या कम होगी? बताओ बताओ। ये जो ग्रीन कलर होता है या येलो कलर होता है, इसके अंदर हमारे पास बेटे ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी कि कम होगी? बड़ा आसान सा सवाल मैंने पूछा है। अच्छा जी, हमाइमा कह रही हैं ज़्यादा होती है। बेटे जब एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसका तो कोई काम ही नहीं है फोटोसिंथेसिस के अंदर।
तो अगर कभी भी आपके पास ये सवाल पूछा जाए ना कि ग्रीन और येलो रेंज के अंदर क्या होगी, ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। जो एब्जॉर्ब होगी ना बेटे वही आपके पास फोटोसिंथेसिस शो करेगी। चलो हम यहाँ पर डील करते हैं एब्जॉर्ब लाइट। तो एब्जॉर्ब्ड लाइट जो यहाँ पर होती है बेटे, जिसको हम लोग ये सपोज मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन बेटे हमारे पास दो कलर की होती है, सबसे ज़्यादा ब्लू की, उसके बाद रेड की। ठीक है, और जो लाइट एब्जॉर्ब होगी ना वही लाइट फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जो वेव लाइक हैं, जिसमें सबसे पहली है ट्रांसमिशन। ठीक है जी, ये ट्रांसमिशन क्या है, हाई एनर्जी जो कि वहाँ पर फॉल करी लीफ के ऊपर और वैसे ही गुजर गई। दूसरा है बेटे हमारे पास रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन उस लाइट की है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही। और तीसरा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वो वाली लाइट शो करेगी बेटे जो फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रही है। ठीक हो गया। चलो एक और सवाल आता है, ये पंजाब वाले थोड़ा सा गौर करें, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग सेम इंटेंसिटी की लाइट गिराते हैं, सेम इंटेंसिटी की लाइट गिराते हैं, तो फिर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन या फोटोसिंथेसिस किस पे नज़र आएगी। अगर सेम इंटेंसिटी की होगी ना बेटे तो फिर रेड के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नज़र आएगी या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू ब्लू कलर। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटे। तो ये हमारे पास याद रखना, इसमें सेम इंटेंसिटी अगर आएगा तो रेड ज़्यादा होगी, अगर आपके पास इंटेंसिटी उसने मेंशन नहीं किया तो आपने सीधा सीधा ब्लू को बता देना। अच्छा, सम टाइम इसकी जगह पे ब्लू की जगह पे वो वेवलेंथ भी पूछ लेता है, तो ब्लू की वेवलेंथ कितनी होती है 430 नैनोमीटर, और अगर रेड की वेवलेंथ पूछे तो रेड की वेवलेंथ कितनी होती है बेटे 670 नैनोमीटर वाली साइड के ऊपर आपको पीक नज़र आएगी। ठीक हो गया। सो दैट इज़ समथिंग बेटे जो कि हम लोग लाइट के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका पार्टिकल लाइक नेचर क्या और वेव लाइक नेचर क्या है। चलो एक चीज़ जो हम यहाँ पर लाइट के हवाले से और ऐड करते हैं वो है बेटे दैट इज़ के कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, कंपनसेशन पॉइंट को हम लोगों ने डील करना। सपोज वी हैव अ साइकिल ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास साइकिल है, और इस साइकिल में हम क्या करते हैं भाई, इसको ये दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये ऊपर वाला मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास डे लाइट को शो कर रहा है, और नीचे वाला नाइट ड्यूरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब हर प्लांट को, हर सेल को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है बेटे। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो रिएक्शन कांस्टेंट होगा दैट विल बी फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास इस बात को शो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर रेस्पायरेशन जो है वो चल रही है, और रेस्पायरेशन कॉन्स्टेंटली चल रही है। ठीक है, चलो अगर तो बेटे हम लोग लाइट यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, सब फर्ज करो आप लाइट इंक्रीज कर रहे हो और इंक्रीज कर रहे हो, तो आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे हम लाइट इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास बेटे ये जो फोटोसिंथेसिस है वो इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, और इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स ऐसे आएंगे, जैसे ये देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स बेटे जहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये बेटे इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रेस्पायरेशन के, दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम लोग इस पॉइंट को बोलते क्या हैं, दैट पॉइंट इज रेफर टू एज कंपनसेशन पॉइंट। इसकी जगह पे यूं भी मेंशन किया जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे आप लोग ये मेंशन करोगे कि भाई यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। सो वी कैन से दैट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स इक्वल टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा यूज ऑफ ऑक्सीजन के। अच्छा, इसी बात को हम यूं भी कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है दैट बिकम्स इक्वल टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पायरेशन। ठीक है, इसमें हम ये भी कह रहे होते हैं दैट देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, बिटवीन ट्री या प्लांट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट पूरा नहीं लिखा मैंने, ठीक है, तो प्लांट और एनवायरमेंट के दरमियान देयर इज नो नेट एक्सचेंज, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया, तो बेटे ये बात आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। और ये सारी की सारी चीज़ें किसके लिए थी? ऑल ऑफ दीज आर फॉर कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है जी, ये बेटे हमारे पास एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कंपनसेशन पॉइंट को। सो ये लाइट के साथ ही हम लोग डील कर रहे होते हैं। ओके, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे हम लीफ के कुछ सेल्स को निकालेंगे, उन सेल्स के अंदर से डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती। चलो यहाँ पर पहले हम लोग बना लेते हैं दैट वी हैव अ लीफ ओवर हियर। सपोज ये हमारे पास आ गया लीफ। ठीक है जी, आपको पता है ये लीफ ही बेसिकली साइट होती है जहाँ पे क्या हो रहा होता है बेटे, फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पर अगर थोड़े से सेल्स, आपसे पूछा जाए कि भाई आप यहाँ से थोड़े से सेल्स जो हैं वो निकालो, ठीक है, तो हम जैसे ही यहाँ से थोड़े से सेल्स निकालते हैं तो बेटे दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़े से सेल्स हमें यहाँ पर जो निकलते हुए दिखाई देते हैं, हम इन सेल्स को बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, इन थोड़े से सेल्स में आप ये भी बता सकते हो, चूँकि ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सबसे एक्सटर्नल पे स्ट्रक्चर कौन सा होता है? देयर इज सेल वॉल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेल वॉल आ गई। सेल वॉल के इंटरनल कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटे? देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम बेटे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डील कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, और इसके अंदर हम लोग बेटे डील करते हैं न्यूक्लियस को। देयर इज न्यूक्लियस इन इट, जो कि पेरिफेरल साइड पे मौजूद होता है, और यहाँ पर लार्जर हमारे पास वैक्यूल एंड देयर आर स्मॉलर ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये जब भी हम लोग लीफ सरफेस एरिया की बात करते हैं ना, तो इसमें अगर 0.5 मिलियन पर mm स्क्वायर बेटे आपके पास क्लोरोप्लास्ट नज़र आते हैं ऑफ लीफ। ठीक है, मतलब अगर आप लीफ की सरफेस देखते हो तो यहाँ पर आपके पास 0.5 मिलियन क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं पर mm स्क्वायर के अंदर। ओके, ठीक है जी, ये बेटे हम लोग इसके साथ डील करते हैं। अब यहाँ पर जब आप लोग इसके किसी एक क्लोरोप्लास्ट को फर्ज कर लो यहाँ पे सेपरेट करते हो, तो क्लोरोप्लास्ट बेटे हम दोबारा से तो डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। कहाँ पर? सेल बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक ओवरव्यू देंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी बेटे भाई डबल मेम्ब्रेन होती हैं, और इसकी डबल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेलप। और बेटे इसके अंदर हमें स्टैक्स नज़र आते हैं, देयर आर स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। इस स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और यही बेटे ग्रेनम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वाया इंटरग्रेनम। ठीक है जी, तो ग्रेनम और इंटरग्रेनम बेटे ये आपके पास मौजूद होंगे। यहाँ पर एक और सवाल समटाइम पूछ लेता है कि ये जो हमारे पास ग्रेनम है, इस ग्रेनम में पर ग्रेनम कितने थाइलाकॉइड्स नज़र आ सकते हैं?
50 थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये बात याद रखना है, इसमें 50 थाइलाकॉइड्स नज़र आते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बेटे एक थाइलाकॉइड को डील करें, तो सपोज मैं थाइलाकॉइड को यहाँ पर बना रहा हूँ, इस थाइलाकॉइड में हमें बेटे दो चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो इसका ये जो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग लेबल करते हैं एज ल्यूमन, ठीक है। दूसरा बेटे इसकी ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस मेम्ब्रेन में आपको सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिसको हम लोगों ने लेबल किया था एज क्वांटोसोम। याद है, इनको बेटे हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एज क्वांटोसोम। ठीक है, ये क्वांटोसोम की जगह पे बेटे टर्म फोटो सिस्टम भी यूज़ की जाती है। सो फोटो सिस्टम्स हमारे पास आ गए। इन फोटो सिस्टम्स की कितनी बेटे कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी थी? दो पढ़ी थी। एक है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा बेटे फोटो सिस्टम 2। ये डिस्कवरी की बेस के ऊपर होता है। और ये जो फोटो सिस्टम 1 होता है ये कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर की। और फोटो सिस्टम 2 बेटे दैट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा ये क्वांटोसोम्स डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलो हम यहाँ पर ना ज़रा क्वांटोसोम्स को डील कर लेते हैं। क्वांटोसोम्स में आप लोग ये पढ़ते हो कि जी ये हमारे पास ना कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। पहले चलो इसको डिलीट करते हैं क्योंकि क्वांटोसोम्स में फोटो सिस्टम्स है ना। फोटो सिस्टम देखो बेटे, ये हमारे पास कुछ यूं हम यहाँ पर बना रहे हैं, वैसे आपकी बुक्स के अंदर तो किसी और तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रहा हूँ क्योंकि बेटे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो अगर आप उन क्वेश्चंस को डील कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बेटे बिल्कुल सेंटर में आपके पास ये नज़र आता है। चलो सवाल ये है कि हमारे पास इसके हिस्से कितने होते हैं? बेटे ये जो सारे ग्रीन कलर के आपको नज़र आते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। दैट इज रेफर टू एज एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है बेटे? जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो इस लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवाता है एंड डायरेक्ट करवाता है टूवर्ड रिएक्शन सेंटर। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या हुआ? एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम हुआ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी